नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले, अपमानित करने वाले मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम को जिस तरह से तेलंगाना में 1000 से ज़्यादा की पुलिस बल की संख्या देकर सीएम के चंद्रशेखर राव ने जिस तरह का सपोर्ट दिया, वो तुष्टीकरण की दिशा में और अपने वोट बैंक साधने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के इकलौते विधायक के राजा सिंह को उस वक्त तक हिरासत में रखा गया जब तक कार्यक्रम हो नहीं गया। उसके बाद हिंदूवादी फायर ब्रांड राजा ने अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के बाद जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। सर तन से जुदा ये नारा सार्वजनिक रूप से दिया जा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हम उस आज़ाद भारत के नागरिक हैं जहां इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से कही जाती है और उसका विरोध करने वाले 10 बार सोचते हैं कि कहीं कोई वर्ग विशेष नाराज ना हो जाए। वो अलग बात है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और गाली देने के बाद प्रतिकार नहीं होता। कि राजा ने इसे लेकर जो कुछ भी कहा, उनके एक एक शब्दों को आप गौर करें। क्या हमारी गर्दन क्या बकरे की गर्दन है? क्या हम हमारी गर्दन ऐसे ही कटवा दें? हम क्षत्रिय हैं और हम सर काट भी सकते हैं, देश धर्म के लिए सर कटा भी सकते हैं। हमारे ऊपर जो छुरी उठेगी, ना हाथ रहेगा ना गर्दन रहेगी। ये राजा सिंह का चैलेंज है। दरअसल रसातल में जाती जा रही राजनीति का यह छिछला रूप है, जहां तुष्टीकरण के नाम पर धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। मुनव्वर फारूकी ने जो कुछ भी किया उसे जेल की सजा हुई, लेकिन अभी वो जमानत पर है। ऐसे में मुनव्वर फारूकी को प्रोटेक्शन देकर केसीआर ने जाहिर कर दिया कि 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी मानसिकता कैसी है। 2021 में भी उन्होंने धर्मांतरण के पक्ष में अपना बयान दिया था। तो उस बयान को भी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कहा था कि दलित इसलिए ईसाई बनते जा रहे हैं क्योंकि उनकी उपेक्षा हो रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए केसीआर जब इस तरह का खुला समर्थन देंगे तब इरादे साफ हो जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तेलंगाना के 2023 के चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में हैदराबाद में हुई। यहां से संदेश साफ था। ऐसे माहौल में जब मुनव्वर फारूकी को प्रोटेक्शन मिल रहा था, मुनव्वर फारूकी जैसी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा था, उस घटना के 3 दिन बाद यानी 24 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जूनियर एनटीआर से मुलाकात करते हैं। वो मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है और न ही जूनियर एनटीआर कोई सामान्य व्यक्ति हैं। उनके दादा दक्षिण भारत की फिल्मों के भगवान समझे जाते थे। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को बेदखल कर अपनी सरकार आंध्र में बनाई थी, 1983 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई। जिस साल उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तभी जूनियर एनटीआर का जन्म हुआ था। मौजूदा समय में 39 साल के जूनियर एनटीआर को भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दे तब इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल जूनियर एनटीआर की इमेज सनातन पर आस्था रखने वाले एक बड़े फिल्म स्टार की है, जिनकी फिल्म RRR सुपर डुपर हिट हुई। पूरे भारत ने इस फिल्म को बहुत प्यार और सम्मान दिया। एक के बाद एक हिट होती जा रही दक्षिण भारत की ये डब की हुई फिल्में जिस तरह से सनातन के साथ खड़ी नजर आ रही है, सनातन आस्थाओं के सम्मान के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की इमेज साफ तौर पर हिंदू विरोधी नजर भी आ रही है और लोग समझ भी रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब से 6 साल पुरानी फिल्म PK के अभिनेता आमिर खान को आज सजा दी जा रही है। लोग आज सोशल मीडिया में उनकी हरकतों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हिंदू आस्था का अपमान किया था और उनकी लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म का क्या हर्ष हुआ, और लाल सिंह चड्ढा और आमिर खान का समर्थन करने वालों की फिल्मों को भी किस तरह से एक के बाद एक फ्लॉप करवाया जा रहा है। दरअसल देश में इस वक्त माहौल हिंदुत्व का उफान पर है, वहीं दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदू विरोधी ताकतें एकजुट हो रही है। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर भी इसके मायने सोशल मीडिया से कहीं बाहर खुलकर अब समझाए जा रहे हैं कि किस तरह से 1976 में संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत आपातकाल में जबरदस्ती इस कानून को कैसे लादा गया। संविधान की जब बात होती है तो अब ट्रेंड चल पड़ा है कि देश विरोधी हरकत करने वाले भी शाहीन बाग में जहां तिरंगा झंडा फहराते हैं, अब भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये टुकड़े गैंग वाले लोग भी तिरंगे की आड़ में बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। देश की जनभावनाओं को
अच्छी तरह समझने वाले भाजपा के चाणक्य अमित शाह की जूनियर एनटीआर से मुलाकात के अलावा भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अनुषंगिक दक्षिण भारत की 143 लोकसभा सीटों में जमकर होमवर्क कर रहे हैं, खासकर केरल में, जहां हिंदूवादी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की लगातार हत्याएं होती रही। दक्षिण की खबरों को उत्तर भारत तक आने से रोका गया और वहां खबरें दबा दी गई। अब देश में डिजिटल क्रांति आ चुकी है, कुछ भी बात बहुत ज़्यादा समय तक नहीं छुपाई जा सकती। यही कारण है कि धीरे धीरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जिस तरह से आवाज़ें उठ रही है, धर्म संसद के माध्यम से इन बातों को समर्थन दिया जा रहा है। 2023 के माघ महीने में प्रयागराज में धर्म संसद के माध्यम से हिंदू राष्ट्र संविधान को प्रस्तुत किया जाएगा। लगातार इस पर बहस हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 22 और 23 में 11 राज्यों के चुनाव हैं, जिसे लेकर माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब रोजा अफ्तार की एक तरफ जहां दावतें बंद हो गई, राजनेता अब सफेद टोपी लगाकर फोटो खिंचवाने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि बिहार जैसे इक्का दुक्का राज्यों में जहां क्षेत्रीय दल हावी हैं, वहां ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। पहले क्या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, हर किसी को ऐसी सफेद टोपी में आपने देखा होगा, और सफेद टोपी अस्वीकार करने की नरेंद्र मोदी की वो चर्चित तस्वीर भी आपने देखी होगी। दरअसल जहां अच्छे अच्छे लोगों की राजनीति में टोपी उतर चुकी है, तो वहां हिंदुत्व की आवाज किस कदर मुखरित हो रही है, यह आप खूब समझ रहे होंगे। 2024 का चुनाव क्या हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? दरअसल यह आवाज सिर्फ धर्म संसद से नहीं उठ रही है, बल्कि वो युवा जिनकी आयु 35 साल से नीचे है, इनकी आबादी 70% है, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। ये आवाज करोड़ों की संख्या में उठ रही है। जब जन भावनाएं उद्वेलित होती है, जब जन भावनाओं का ज्वार उठता है, तब लोकतंत्र में उन्हीं आवाज को सुना जाता है। जहां जनमानस खड़ा होता है, जनता की आवाज मुखरित होती है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। राष्ट्र के हित में कृपया आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे जाकर इस विषय पे अपनी राय देंगे, तब हम कुछ और अच्छी प्रस्तुति दे पाएंगे। आप सबसे आग्रह है कि सौहार्द के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली सूरतों को पहचानें, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म से अलग करने का जो कुचक्र था, उस विषय पर भी आप खुलकर लिखें। अपनी बातें जब आप हम तक पहुंचाएंगे, तब हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।